हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिक स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ब्रॉडली हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी का जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो हम डिस्कस कर चुके थे। अब हमें प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और ये सारी चीजें बची है। लेकिन उससे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है, जो कि कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे मेंस के सिलेबस में ये चीजें लिखी हुई है कि कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद दैट ऑफ अदर कंट्री। तो बेसिकली हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करेंगे। हमें कंपैरिजन में हमें उनके कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में नहीं जाना है, मतलब कि हमें एकदम उनको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने नहीं लगना है। हमें सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन से उनको थोड़ा बहुत कंपेयर करना है कि हमारे फीचर्स और उनके फीचर्स में, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। सो हम बेसिकली यही चीज़ देखेंगे। आप लोग कंपैरिजन में एकदम डिटेल में मत चले जाइएगा, जितना इस लेक्चर में है आपको सिर्फ उतना ही कवर करना है। बेसिकली इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल पूछने बंद कर दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है एंड वी नेवर नो, यूपीएससी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। सो हमें इसे कवर करना है। सो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है दैट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर लिमिट करता है। कैसे कि हमें राइट्स मिली हुई हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स मिली हुई है। गवर्नमेंट को पता है कि उसे इसी डायरेक्शन में काम करना है। गवर्नमेंट ने कुछ गलत काम भी किया, मतलब कुछ लॉ कुछ ऐसा लेके आ गई जिससे हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो उसके लिए जुडिशरी है, जुडिशली रिव्यू कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट है ना। सो वी हैव सीन व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो हम देखते हैं, द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूअस विच मीन्स रेगुलेशंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स रेगुलेशंस। ठीक है, इट इज अ सेट्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिंसिपल बाय विच अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन इज अ गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारी चीजें गवर्न होती है, इंडिया से ही सवाल नहीं है। हर कंट्री में सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन से ही गवर्न होगी ना। ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम उसका केस भी देखेंगे कि वहाँ कंट्री कैसे गवर्न होती है। लेकिन जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन से ही गवर्न होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक, सो व्हाई कंपैरिजन, हमें कंपैरिजन करने की क्यों जरूरत पड़ी, है ना। टू नो how other countries are functioning, what are their challenges and what are their strength। हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अच्छी बातें हैं, और हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अपनी कंट्री की नीड के हिसाब से बना है। ऐसा नहीं है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया की नीड को ध्यान में रख के वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे वहाँ की नीड, वहाँ के उस टाइम के लोग और कैसी उनको सोसाइटी को डेवलप करना है, उस हिसाब से वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। ऐसा तो नहीं है कि एक मन में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। नीड के अकॉर्डिंग, कि क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक, सो हम बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कंपैरिजन ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा। US Constitution is considered to be the oldest and the smallest constitution. It contains only 7 articles. सिर्फ 7 ही आर्टिकल्स हैं। हमारे तो फंडामेंटल राइट्स में से 7 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। हमने जब फंडामेंटल राइट्स देखा था तो आपको भी पता होगा हमने कितने सारे आर्टिकल्स कवर किए थे। डीपीएसपी इससे ज़्यादा है, इवन फंडामेंटल ड्यूटीज ही 11 हैं हमारी तो, और वहाँ पे तो सिर्फ 7 आर्टिकल्स है। वेयर एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये वाला स्टेटमेंट तो आपने बहुत बार सुना होगा ना, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है ना। सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो इंडिया का है। अब हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ डुअलशिप, 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, 2 डिफरेंट सिटीजनशिप। ठीक है, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ डुअलशिप में मतलब क्या हुआ, वहाँ पे एक स्टेट की सिटीजनशिप होती है और एक सेंटर की होती है। वहाँ पे स्टेट की अपनी सिटीजनशिप होगी, वहाँ का अपना स्टेट का अपने कुछ लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, और सेंटर का अलग हो सकता है। क्या ये केस इंडिया में है? देखो, अब हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, हमने देखा कि वहाँ है डॉक्ट्रिन ऑफ डुअलशिप है, वहाँ 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ 2 डिफरेंट सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप वाला है। तो इंडिया में क्या केस है? हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि यूएसए में ये है तो इंडिया में क्या केस है। इंडिया में सिंपल है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही सिटीजनशिप है।
ठीक है, और यूएसए में इसका जस्ट अपोजिट है। सो वहां पे क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ डुअल शिप। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रू फेडरल बोलते हैं क्योंकि हमने देखा, क्या देखा था, डॉक्ट्रिन ऑफ डुअलशिप। ट्रू फेडरल क्यों बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाज द रिजल्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ द एग्रीमेंट अमंग द स्टेट। अमेरिका में हुआ ये था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सारे स्टेट्स मिलके, उन सारे स्टेट्स ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सारे स्टेट्स साथ में आए, कंबाइन हुए, देन दे हैव फ्रेम्ड, एक डॉक्यूमेंट बनाया, देन दे हैव फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। सारे स्टेट्स जो थे उन्होंने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इंडिया का केस क्या था, इंडिया के केस में अगर हम देखें, सो इंडिया के केस में जो पावर है ना, इंडिया के केस में पावर सेंटर से स्टेट के पास में आई है। पहले हमारे इसमें एक बहुत यूनियन बना, पहले हम एक नेशन स्टेट बने, फिर उसके बाद में हमने सारी पावर्स नीचे स्टेट को दी। पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्ट्रांग हुई, फिर हमने सारी पावर नीचे स्टेट्स को दी, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ट्रू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, वाज द रिजल्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ द एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज फेडरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आपने ये वर्ड बार बार सुना होगा, मुझसे भी सुना होगा फेडरलिज्म, या हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, बुक्स में देखते हैं तो फेडरलिज्म आता है। फेडरलिज्म मीनिंग क्या है, फेडरलिज्म मीन्स सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ द पावर है, कुछ पावर इनके पास में है, कुछ पावर इनके पास में। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रू फेडरल क्यों बोलते हैं, बिकॉज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है वो इक्वल है, स्टेट के पास में भी अच्छी खासी पावर है एंड सेंटर के पास में भी है ना। सो द डिवीजन ऑफ पावर, हम इसको क्या बोलेंगे, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवीजन ऑफ द पावर है उस वो होता है, वो वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर है, ऊपर से नीचे। हम ऐसे हायरार्की वाला आप जो सिस्टम पढ़ते हो ना ऐसे, तो इसको हम वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं ना, कि सेंटर के पास ये पावर है, स्टेट के पास में ये पावर है। और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एक ही लाइन वाला, ठीक है, ये एक इंसान, ये एक इंसान, ये एक इंसान। और वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल ऐसे होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना। सो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवीजन ऑफ द पावर है उसे हम बोलेंगे फेडरलिज्म। एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ट्रू फेडरल। और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ द पावर क्या होती है, इसको हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट से समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ द पावर ये होती है कि ये एक ही लाइन में, मतलब एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर है, लेजिस्लेटिव की अपनी पावर है, जुडिशरी की अपनी पावर है ना। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ द पावर में एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर, लेजिस्लेटिव की अपनी पावर, जुडिशरी की अपनी पावर। वर्टिकल में हमने क्या देखा था, वर्टिकल में ऐसे टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, ये यहाँ से यहाँ वाला, ये हो गया वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या हुआ, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ द पावर क्या हुई कि एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर है, लेजिस्लेटिव की अपनी पावर है, जुडिशरी की अपनी पावर है। तीनों ऑर्गन इक्वली है, तीनों ऑर्गन इक्वली इंपॉर्टेंट है, तीनों एक ही लाइन में है, तीनों एक ही लाइन में है और इनके बीच में पावर डिवाइडेड है। सो ये छोटी छोटी चीज, ऐसा कोई पूछता नहीं है कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्या है और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या है, लेकिन कई बार हम इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ समझाया। इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शन ऑफ द स्टेट। वहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, उनका स्टेट में इंटरवेंशन बहुत कम होता है, बहुत ही एकदम मिनिमल इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की, क्या बात की थी कि डुअल सिटीजनशिप है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस भी रहते हैं, ठीक। सो वहाँ पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, द फेडरल गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शन ऑफ द स्टेट। और वहाँ पे यूनियन कैसे बना, सारे स्टेट साथ में आ गए, ठीक है, कमिंग टुगेदर, सारे स्टेट साथ में आ गए और फिर उन्होंने एक यूनियन बनाया। इतने सारे, ये जितने भी स्टेट थे, 1 2 3, ठीक है, ये जितने भी स्टेट थे ये सारे साथ में आके इन्होंने एक यूनियन बनाया। दे हैव क्लब्ड एंड फॉर्म्ड union. All these states have come together and form union, ठीक है। Now what about the Indian state? Indian federalism is not like US. अब इंडिया में तो आप ही रहते हो, आपको पता है ना, हम सब इंडिया में रह रहे हैं तो हम सबको पता है ना कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास में कितनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कितनी पावर है। अगर किसी इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी पता होगा तो भी उसे पता है कि जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग है कंपैरेटिबल
टू फेडरल गवर्नमेंट, है ना। ये हम हमेशा से देखते आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग है कंपेरेबल टू स्टेट वाली गवर्नमेंट, जिसे हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं कंपेरेबल टू स्टेट, है ना। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट लाइक सेम एज यूएसए, हियर गवर्नमेंट इंटरफेयर इन द फंक्शन ऑफ द स्टेट। कैसे? अच्छा ये बताओ, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर को अपॉइंट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो करती है, प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं ना। गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है? एक तरीके से देखो तो ऊपर से ही गवर्नमेंट अपॉइंट हो रहे हैं ना। गवर्नमेंट को अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं? ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। तो एक तरीके से गवर्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं ऊपर की सेंट्रल गवर्नमेंट ही। तो स्टेट में इंटरफेरेंस हुआ ना। जो गवर्नर है वो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, वो स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और उनको अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट लाइक सेम एज यूएसए, हियर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द फंक्शन, हियर गवर्नमेंट इंटरफेयर इन द फंक्शन ऑफ द स्टेट। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। एक्सपर्ट हैव डिस्क्राइब्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए यूनिटरी और क्वाजी फेडरल। एक्सपर्ट बोलते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है। आपने तो सिर्फ छोटे छोटे ऐसे स्टेट्स बना दिए हैं ताकि गवर्नेंस अच्छे से हो, बाकी जितने भी फीचर्स हैं वो सारे यूनिटरी के ही हैं, ठीक है। या क्वाजी फेडरल मतलब कि आपके पास फेडरल गवर्नमेंट के भी हैं। देखो फेडरल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट मतलब होता है कि जो पावर जो है ना, फेडरल गवर्नमेंट मतलब स्टेट वाली जो गवर्नमेंट, नीचे वाली जो गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है ना, जो पावर है वो सेंटर और नीचे स्टेट दोनों के बीच में इक्वली शेयर हो रही हो। तो एक्सपर्ट ने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है। यूनिटरी मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी पावर्स हैं, अधिकतर जितनी भी स्ट्रांग वाली पावर्स हैं, अधिक लॉज बनाना, इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें सेंटर के पास में। गवर्नमेंट को अपॉइंट करने में सेंटर का हाथ रहता है, सारी चीज़ों में तो सेंटर का हाथ रहता है। और हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। क्वाजी फेडरल मतलब ये होता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वाले भी हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का पार्ट भी है और यूनिटरी वाला भी है, दोनों मिक्स्ड है, दोनों क्लब है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाजी फेडरल, ठीक है। यहां तक क्लियर है? एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या है फेडरलिज्म। देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या हो रहा है? स्टेट के यहां से पावर जा रही है सेंटर के पास, सारे स्टेट आए, सब क्लब टुगेदर होके एंड देन दे हैव फॉर्म द यूनियन। ऐसे उन्होंने अपना रेक्टिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया था ना, देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। वो यूनाइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट ये है कि सारे स्टेट्स आए, वो आपस में मिले और उन्होंने अपने सेंटर को पावर दी। लेकिन इंडिया में केस क्या है? इंडिया में पावर यहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। सेंटर जो था, सेंटर पहले अच्छा स्ट्रांग हुआ, फिर उसने पावर कहाँ दी? स्टेट को दी। ये सारी चीजें हम फेडरलिज्म में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें क्योंकि अमेरिका से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर करना है तो हमें पता होना चाहिए। ग्रैनविली ऑस्टिन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है ये। ग्रैनविली ऑस्टिन हैज अप्रिशिएटेड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कौन सा फेडरलिज्म? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी चेक करेंगे तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे क्वेश्चंस आते हैं। ग्रैनविली ऑस्टिन हैज अप्रिशिएटेड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वेयर बाय स्टेट एंड सेंटर कोऑपरेट विद ईच अदर टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्यों बोलते हैं? हमारे यहाँ स्टेट, सेंटर और स्टेट की आपस में दोस्ती है, दोनों साथ साथ में मिलके काम करते हैं। अगर कोई सेंटर की कोई स्कीम है तो उसको स्टेट साथ में मिलके, दोनों साथ में मिलके अब वो स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर कोई सेंटर की स्कीम है तो वो स्टेट पे भी तो इम्प्लीमेंट होती है। फूड सिक्योरिटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन है, सब सेंटर ने पास किए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन में तो स्टेट साथ दे रहा है ना। जो गवर्नमेंट के प्लान्स है, फॉर्मुलेशन है, उन सबको इम्प्लीमेंटेशन में कौन साथ दे रहा है? उन सबको इम्प्लीमेंटेशन में तो स्टेट साथ दे रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों साथ में आते हैं, दोनों साथ में मिलते हैं, कोऑपरेट करते हैं और ऐसे हमारा देश चलता है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट आपको क्लियर है? अमेरिकन, इस साइड क्या है? इंडिया। देन यूएसए हैज अ होमोजीनियस पॉपुलेशन, इंडिया हैज एन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। ये चीजें मैं आपको फेडरलिज्म के पर्सपेक्टिव से ही मुझे आपको समझाना था। देखो इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लोग हैं, रिच पुअर, इतना ज़्यादा डिवीजन है। और जैसे हमारी कंट्री जब आज़ाद हुई थी तो प्रिंसली स्टेट थे, फिर उनको
मर्ज किया हमारे यहाँ पे। तो आप देखिए कि हमारे लिए हमारी उस टाइम पे हमको हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हमें पूरे देश को जोड़ के रखने में उस टाइम पे जो लीडर्स थे उन लोगों को समस्या ऐसे आ रही थी क्योंकि उनको प्रिंसली स्टेट को भी मर्ज करना था। ऊपर से हमारे एक जो हमारे कंट्री का पार्ट था पाकिस्तान, जो हमारे कंट्री का पार्ट था, जो कि एक नया नेशन बन गया, एक दूसरा स्टेट बन गया पाकिस्तान। तो हमने एक हमारे एक हिस्से को हमने वहां पे खो दिया। सो हमारे यहाँ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, मतलब अलग अलग डाइवर्सिटी है हमारे पॉपुलेशन में। इसलिए सेंटर क्या करता है, सेंटर स्टेट्स को ज्यादा पावर नहीं देता है कि कहीं डर है ना कि कहीं ये बात ना उठ जाए, कहीं ये बात ना उठ जाए कि हमें हमारा अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है या हमें हमारे अलग राइट्स दे दिए जाएं, ऐसे सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज वाली भावना ना आ जाए। इसलिए इंडिया ने स्ट्रॉन्ग सेंटर रखा है, इसलिए इंडिया ने एकदम स्ट्रॉन्ग सेंटर रखा है क्योंकि हमारी कंडीशंस वैसे थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमें चीज़ों को समझना हो ना तो हमें उसके पर्सपेक्टिव, हमें उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखना होगा कि वहाँ पे चीज़ क्या हो रही थी और क्यों ये चीज़ें ऐसे इंप्लीमेंट हुई। हम आज के बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि फेडरलिज्म क्यों नहीं है इंडिया में, एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं है। फेडरलिज्म तो है इंडिया में लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, क्योंकि इसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखेंगे तो ठीक है, यूएसए में होमोजीनियस पॉपुलेशन थी तो वहाँ ज़्यादा समस्या नहीं हुई थी। ठीक है, हमारे यहाँ लोग इतने अवेयर नहीं थे, पॉवर्टी थी, इलिटरेसी थी, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे, रहने के लिए मकान नहीं था। उस समय अगर आप स्टेट को इतनी ज्यादा पावर दे देंगे तो फिर क्या हाल होगा। और पूरे कंट्री को एक दिशा में चलाना था ना, अगर स्टेट्स को ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा दे देते तो सब अपने अपने हिसाब से प्लान बनाते। ये एक डिबेट है, पता है, ये एक डिबेट है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर वर्सेस जो ग्राउंड लेवल पे जो पावर्स होती है, तो जिसमें गांधी जी भी आते हैं जो विलेज पंचायत की बात करते हैं। तो एक ये डिबेट है कि सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन हमारी क्योंकि कंडीशंस ऐसी थी इसलिए हम लोगों ने स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट रखी। अगर हम सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे देते तो आज ही आप देखिए क्या होता है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है कि नहीं होता है, कि हम दूसरे वाले स्टेट को कम पानी देंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है कि नहीं आती। हम कुछ टैक्स ज़्यादा लगा देते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी जो प्रोटेक्टिव वाली फीलिंग है ना उसको दूर करना था, हमें एक पूरे इंडिया को क्लब करना था, आपस में भाईचारा मेंटेन करके रखना था, इसलिए स्ट्रॉन्ग सेंटर की हमें जरूरत थी। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। देखो आर्टिकल 1 से ही हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स क्या चाह रहे थे। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट मतलब एक स्ट्रॉन्ग यूनियन होगा और उसके अंदर स्टेट्स होंगे जो कि उस यूनियन की स्कीम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे और वो स्टेट्स अपने एरिया का अच्छे से डेवलपमेंट करेंगे, गुड गवर्नेंस का एक तरीके से काम करेंगे। ठीक है, सो आपको फेडरल स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है। अब देखते हैं नेचर ऑफ द डेमोक्रेसी। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि यूएसए में भी क्या है, डेमोक्रेसी है वहां पे, लेकिन उनकी डेमोक्रेसी और हमारी डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा फर्क है ना। उनकी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं और हम हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। सो हम देखते हैं क्या डिफरेंस है उनकी डेमोक्रेसी में और हमारी डेमोक्रेसी में। अमेरिका हैज अडॉप्टेड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, नॉट अकाउंटेबल टू द कांग्रेस। अब कांग्रेस क्या है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है ना, हम पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट की क्या पार्ट है, लोकसभा एंड राज्यसभा है। तो वहां कांग्रेस में सेनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। वो अपनी पार्लियामेंट को एक तरीके से मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो अपनी पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। और कांग्रेस के क्या है, दो हाउसेज है, सेनेट और हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, सो अमेरिका हैज अडॉप्टेड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वहां पे प्रेसिडेंट हेड है। इंडिया में कौन है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हेड है। हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, लेकिन हमारे जो रियल हेड है, जो रियल एग्जीक्यूटिव है, वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। सो ही इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अमेरिका के प्रेसिडेंट इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट वहां के बहुत पावरफुल है, वो जो डिसीजन लेना चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, हिज टर्म इज ऑफ 4 ईयर एंड कैन नॉट बी इलेक्टेड नॉट मोर देन 2 टाइम्स। उनके प्रेसिडेंट की टर्म 4 साल होती है और एक बार कोई प्रेसिडेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बराक ओबामा थे, ठीक है, तो वो सिर्फ 2 टाइम तक ही प्रेसिडेंट रहे ना। एक इंसान सिर्फ वहां पे 2 टाइम ही कॉन्टेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे
जैसे बराक ओबामा थे, तो वो पहली टर्म उन्होंने कंप्लीट की, फिर इलेक्शन हुआ, फिर वो वापस जीत गए, फिर उन्होंने अपनी दूसरी टर्म कंप्लीट करी, लेकिन थर्ड टर्म में उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया क्योंकि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें परमिट नहीं करता है। वहां पे क्या है, एंड कैन नॉट बी इलेक्टेड मोर देन 2 टाइम्स, मतलब एक बार अगर कोई प्रेसिडेंट बन गया तो वो सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट इलेक्शन लड़ सकता है, उसके बाद में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये केस इंडिया में तो नहीं है। यहाँ पे तो मतलब अगर किसी को सत्ता हाथ में लग जाए तो फिर मतलब चल ही रहा है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी बॉडी हो। किसी के पास पावर है तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने साल तक वोट दे रहे हैं तब तक चल रहा है, लेकिन वहां पे टेन्योर फिक्स है। एक तो 4 साल का उनका टेन्योर है, जो कि हमारा 5 साल का है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। और इट कैन नॉट बी इलेक्टेड नॉट मोर देन 2 टाइम्स, ठीक। ही शुड बी नेचुरल सिटीजन ऑफ यूएस, वहां के प्रेसिडेंट वहां के नेचुरल सिटीजन होने चाहिए। द प्रेसिडेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू द बोथ द हाउसेस, वहां के जो प्रेसिडेंट है ना ही वो सेनेट के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है, ना ही वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है। उनकी पावर एकदम एब्सोल्यूट है, वो दोनों हाउस के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। वहां के प्रेसिडेंट दोनों हाउस के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और हमारे प्रेसिडेंट क्या है, हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है ना, वो पार्लियामेंट के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है, हमारे पार्लियामेंट, ठीक है। इंडिया हैज अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज वी वर अवेयर ऑफ इट, सो वी हैव अडॉप्टेड इट। अब ये वाली चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब ब्रिटेन के लोग, जब वहां ब्रिटिशर्स हम लोगों पे रूल कर रहे थे, तब वो कैसे रूल कर रहे थे, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से, मतलब वहाँ पे कुछ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनते थे और वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाते थे। फिर हमारे यहाँ के लीडर्स जब बाहर गए तो कुछ ब्रिटेन गए और उन्होंने इस सिस्टम को बहुत अच्छे से देखा, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को उन्होंने बहुत अच्छे से देखा, तो उनको भी ये लगा कि इंडिया की नीड के हिसाब से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हम लोग अवेयर भी हैं, और ये एक ज़्यादा बेटर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे हम गवर्नमेंट पे चेक रख सकते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर पे चेक रख सकते हैं कि उन्होंने कुछ गलत काम तो नहीं किया है। इसलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं अपनाया। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म अपनाते तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते, मतलब जो फिर हमारे जो हेड होते, वो कितने एब्सोल्यूट हो जाते, क्योंकि देखो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, मैंने आपको बताया कि वो सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, उनकी पावर इतनी ज्यादा एब्सोल्यूट है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, उनसे डेवलपमेंट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर देश में कुछ बुरी घटना घटती है और सही से एक्शन नहीं लेते हैं तो उनसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो हमें गवर्नमेंट पे चेक भी रखना था, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। आवर प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, ही इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। अब जो हमारे प्रेसिडेंट है वो काम कैसे करते हैं, ही वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे प्रेसिडेंट जो है वो अपनी इच्छा से थोड़ी ना काम करते हैं, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो काम कहते हैं, जैसे जब वो पार्लियामेंट को एड्रेस भी करते हैं, जब वो हर साल पार्लियामेंट को, जो फर्स्ट सेशन होता है पार्लियामेंट को, उनको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो प्रेसिडेंट पे ही बेस्ड होगा, तो अगर अभी कोई सी चीज़ समझ नहीं आए तो हम लोग इंडियन प्रेसिडेंट को तो बहुत अच्छे से डील करने वाले, तो आप इस चीज़ में मन में मत सोचिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हम यूएस के प्रेसिडेंट से और हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर कर रहे हैं, तो हो इसलिए मैं आपको अभी सुपरफिशियल लेवल में हमारे प्रेसिडेंट के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद वाला लेक्चर प्रेसिडेंट पे ही है, ठीक है। सो प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारे जो प्रेसिडेंट है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड या एडवाइस पे ही काम करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जो हर साल जो पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं हाउस को, तो जो प्रेसिडेंट जो बोलते हैं ना, जो उनकी स्पीच होती है ना, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बताते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उनको लिख के दे देते हैं वो वही बोलते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं बोल सकते। तो हम हमारे प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं, ही इज नोन एज रबर स्टैम्प, क्योंकि वो अपना काम पूरा एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के उस पे कर रहे हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। सिमिलैरिटी बिटवीन द बोथ द प्रेसिडेंट इज देयर इम्पीचमेंट मोशन इज इनिशिएटेड बाय लेजिस्लेचर। वहां के प्रेसिडेंट का भी इम्पीचमेंट मोशन वहां के जो लेजिस्लेचर है, जो वहां के हाउसेस है, कांग्रेस है, उनके द्वारा इनिशिएट किया जाता है, और हमारे प्रेसिडेंट का भी अगर इम्पीचमेंट मोशन होता है तो हमारी पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। तो सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ द
president is there, impeachment motion is initiated by the legislature. अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। हमने देख लिया उनके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, हमने देख लिया, हमने उनके फेडरल स्ट्रक्चर को देख लिया, डुअलशिप को देख लिया। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें इतना पता है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स है और वो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ना। In US Constitution, the process of amendment is rigid and complicated. It must be rectified by 3/4 of the state. अब यहाँ पे अमेंडमेंट में स्टेट्स का भी रोल रहता है, फेडरल गवर्नमेंट का भी रोल रहता है कि 3/4 ऑफ द स्टेट को रेक्टिफाई करना होगा कि हाँ हमें आपका अमेंडमेंट मंजूर है, और 3/4 बहुत ज्यादा नंबर है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज वेरी रिजिड एंड कॉम्प्लिकेटेड, वेयरएज इन इंडिया इट इज फ्लेक्सिबल। Here Parliament have a decisive role in amending the Constitution. हमारे यहाँ भी कई बार स्टेट का रोल होता है, वो हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, लेकिन इतना टफ नहीं है हमारा अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जितना यूएसए का है। अप टिल नाउ यूएसए हैज बीन अमेंडेड ओनली 27 टाइम्स। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ओनली 27 टाइम्स। आप देखो कि सिर्फ 27 बार यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है। हमारे अमेंडमेंट देख लो कितने सारे अमेंडमेंट्स हो गए हैं, कितने सारे रिजेक्ट हो गए हैं जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, लेकिन तो भी हम लोगों के यहाँ कितने ज़्यादा अमेंडमेंट हो गए कंपैरिजन टू यूएसए। 27 टाइम्स ही हुआ हम लोगों का। सो इसलिए हम बोलते हैं कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस बहुत ज़्यादा रिजिड एंड कॉम्प्लिकेटेड है, वेयरएज इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, हमारा फ्लेक्सिबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और हमारे यहाँ पार्लियामेंट का ज्यादा रोल रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और ठीक, जुडिशरी, अब जुडिशियल अपॉइंटमेंट कैसा होता है, यूएसए में जो जुडिशरी है वो कैसे अपॉइंट होती है, और इंडिया में जुडिशरी, इंडिया में जो जजेस हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, और यूएसए में जो जजेस हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज अ फाइनल सेक इन टर्म्स ऑफ रिकमेंडिंग द नेम्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये स्टेटमेंट तो बहुत क्लियर है, आपको यहाँ ये तो समझ में आ गया कि ठीक है सर, अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज द फाइनल सेक इन टर्म्स ऑफ रिकमेंडिंग द नेम्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, उनका फाइनल है, उनका फाइनल सेक है कि वो नाम रिकमेंड कर सकते हैं। ही सजेस्ट द नेम टू सीनेट, ही सजेस्ट द नेम टू सीनेट, ये कांग्रेस का पार्ट है। सीनेट मतलब जो हमारी राज्यसभा है ना, बस उसी को हम यूएस, उसी को आप समझ लीजिए सीनेट है। वहाँ के जो स्टेट्स के जो लोग रहते हैं ना, हर स्टेट से 2-2 मेंबर आते हैं कहाँ, सीनेट में। तो आप हमारी राज्यसभा को सीनेट से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि जो हमारी राज्यसभा है तो वैसे ही सीनेट है। यूएसए की राज्यसभा क्या होगी, सीनेट होगी, ठीक है। ही सजेस्ट द नेम टू सीनेट एंड विद द अप्रूवल ऑफ सीनेट ओनली द जजेस आर अपॉइंटेड। President has final say in terms of recommending the names of Supreme Court judges. Recommending को underline, ठीक है, recommending the names of Supreme Court judges. He suggests the name to Senate, suggests name to Senate, and with the approval of Senate, only the judges are appointed. ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। In this context, Senate Judicial Committee plays an important role to carry a deep investigation about the background of judges. In whole process of the appointment of judges, people of USA also participate. From day one, they are being aware about the name of judges. होता ये है, जब यूएस प्रेसिडेंट नाम रिकमेंड करते हैं कि ये हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पोस्ट के लिए ये क्वालिफाइड है, ये बन सकते हैं, तो वो नाम कहाँ पे आए, वो सेनेट के पास में आए। और जब नाम यहाँ पे आते हैं ना, तो वो नाम पब्लिक में भी डिस्क्लोज हो जाते हैं कि इतने सारे नाम हैं। फॉर एग्जांपल 7 पोस्ट है और हमने ये 20 नेम्स दे दिए हैं। 7 पोस्ट है और हमने ये 20 तो चलो ज्यादा हो गया, हमने ये 10 नेम्स दे दिए, ठीक है। 7 पोस्ट है और ये 10 नेम्स हमने रिकमेंड कर दिए हैं। अब क्या होगा, अब सेनेट जो है, जो सेनेट जुडिशियल कमिटी है, कमिटी बनी है, सेनेट जुडिशियल कमिटी जो है वो इन 10 नामों का बहुत अच्छे से जांच करेगी कि इनके खिलाफ कोई केस तो नहीं है, इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है, ये एकदम नीट एंड क्लीन तो है, इनके कैरेक्टर में कोई खराबी तो नहीं है, हर चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं। फिर वो क्या करते हैं, और ये नाम जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं तभी ये पब्लिक में भी डिस्क्लोज हो जाते हैं कि ये 10 में से कोई 7 हमारे जज होने वाले हैं।
तो पब्लिक भी जजेस के अगेंस्ट अगर कोई मैल प्रैक्टिसेस हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है, तो पब्लिक भी सेनेट जुडिशियल कमिटी जो है उनको एविडेंस के साथ में ये सारी चीजें कहां भेज सकती है, सेनेट जुडिशियल कमिटी के साथ में भेज सकती है कि फॉर एग्जांपल ये जो XYZ इंसान है, ABC जो इंसान है, ये जो ABC इंसान है, ये जज बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है क्योंकि इनका पास्ट रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए और ये है उसके एविडेंस। मतलब कितना ट्रांसपेरेंट है कि वहाँ के जो जज भी इलेक्ट होंगे वहाँ पे इवन एक तो जुडिशियल कमिटी अलग चेक कर रही है, फिर पब्लिक जो लोग हैं वो भी चेक कर रहे हैं कि जो जज बन रहे हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन कैरेक्टर के तो हैं। ये सारी चीज़ें कितनी एकदम ट्रांसपेरेंट हो रही है और उसके बाद में जजेस अपॉइंट होते हैं। ठीक है। Secondly, if some of the citizens have any information about the malified conduct of judge or the integrity of the judge, then he can send the information along with the evidence to the Senate committee. तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ने नाम रिकमेंड किया, प्रेसिडेंट ने ये नाम किसको रिकमेंड किया, सेनेट को रिकमेंड किया और सेनेट के अप्रूवल से ही जज बनेंगे। फिर सेनेट में एक जुडिशियल कमेटी होती है उन लोगों की, वो आपस में चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सारे बैकग्राउंड की डिटेल्स देखते हैं इन 10 कैंडिडेट्स की। फॉर एग्जांपल 10 कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया कि सब कुछ ठीक तो है। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसी टाइम ये पब्लिक में भी डिस्क्लोज कर देते हैं पहले ही कि ये इनका नाम रिकमेंड किया है, आप लोग चेक कर लीजिए। तो पब्लिक भी देखती है कि हमारे जो जजेस हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन कैरेक्टर के हैं कि नहीं। अगर पब्लिक को किसी पे भी कुछ शक होता है या किसी के खिलाफ कोई एविडेंस होता है तो पब्लिक क्या करती है, वो एविडेंस को कहाँ भेजती है, सेनेट कमेटी में भेज देती है विथ एविडेंस। तो सेनेट कमेटी उसकी अच्छे से इंक्वायरी करेगी और फिर वो इंसान जज नहीं बनेगा। इतनी अच्छी इंक्वायरी, मतलब एक तरीके से देखो तो हमें इनके इस जुडिशियल सिस्टम का हमें तारीफ वाली बात है कि उनकी कितनी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, क्योंकि जस्टिस या जुडिशरी हम बोल सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे होता है, आप लोग ही बताइए, हमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जुडिशरी पे होता है ना। आज भी किसी इंसान को कुछ होता है या किसी इंसान का एक छोटी सी मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का इतना सा हिस्सा भी चला जाता है तो सामने वाले इंसान को क्या बोलता है, आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल सी यू इन कोर्ट। मतलब हमें हमारी जुडिशरी पे कितना ट्रस्ट होता है कि चलो कोई नहीं, तूने गलती से हड़पा, तूने गलती से काम तूने मेरी ज़मीन को हड़प लिया तो मैं तुझे कोर्ट में देखूंगा, या फिर तुमने ये क्राइम किया है तो अब मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। ये सारी चीज़ें हम कितना ट्रस्ट करते हैं। जुडिशरी पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है अपने सिटीजन्स का, हर कंट्री के सिटीजन्स का सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जुडिशरी पे होता है कि हमारी जुडिशरी सबके साथ में न्याय करेगी, इंसाफ करेगी बिना किसी भेदभाव के। ठीक है। और अगर ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो तो फिर तो ट्रस्ट लेवल एक अलग ही लेवल पे होगा ना। अब इंडिया में कैसे जुडिशरी अपॉइंट होती है, इसका भी हम जुडिशरी का टॉपिक होगा, उसमें हम अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन हमें कंपेयर करना है क्योंकि हमें यूएसए से हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें समझना तो होगा कि कैसे अपॉइंट होती है। लेकिन आर्टिकल वाइज, हम जब आर्टिकल वाइज देखेंगे ना तब हम इसे और अच्छे से जुडिशरी में कवर करेंगे। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द जजेस आर अपॉइंटेड बाय कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंट होते हैं। सीजीआई एंड 4 अदर जजेस होते हैं जो कि नाम भेजते हैं। इंडिया में क्या होता है, जुडिशरी को अपॉइंट कर रही है, जुडिशरी के जो हायर लेवल के लोग हैं वही जुडिशरी को अपॉइंट कर रहे हैं। सीजेआई और 4 अदर जजेस, मतलब टोटल 5 जजेस अपने नाम कहाँ रिकमेंड करते हैं, किस किस को अपॉइंट करना, उनके नाम कहाँ रिकमेंड करते हैं, गवर्नमेंट को। दे रिकमेंड नेम टू गवर्नमेंट। ठीक है, वो गवर्नमेंट को अपने नाम, वो गवर्नमेंट को जिस जजेस को अपॉइंट करना है उनके नाम वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं एंड देन गवर्नमेंट टेक अ कॉल ऑन दैट। लेकिन रिकमेंड भी यही कर रहे हैं और ये अपने मतलब ये अपने लोगों का ही नाम रिकमेंड कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, हेयर जजेस अपॉइंट देमसेल्फ, और यही इंडियन जुडिशरी का एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। ठीक, कि यहाँ पे जजेस अपने आप को खुद ही अपॉइंट कर रहे हैं। और यूएसए में हमने देखा था कि कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और इसी में रिफॉर्म की जरूरत है। ठीक है, इसको हम जुडिशरी में अच्छे से कवर करेंगे। और जुडिशरी के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, मेनली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही आते हैं कि क्या जो जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है क्या उसे और ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। अभी तो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो इसी को हम जुडिशरी में और अच्छे से कवर करेंगे। तो हमने यूएसए में क्या देखा, यूएसए में हमने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम देखा था और यहाँ पे हमने देखा था कि जजेस आर अपॉइंटिंग देमसेल्फ। जो यूएसए है ना वहां पे ट्रू सेपरेशन ऑफ द पावर है, वहां पे एग्जीक्यूटिव मतलब जो वहां पे प्रेसिडेंट है,
प्रेसिडेंट अपना काम कर रहे हैं, लेजिस्लेचर अपना काम कर रहा है, वो अपने लॉ बना रहे हैं, वो इस काम में लगे, वहां पे प्रेसिडेंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। लेजिस्लेचर अपना काम कर रहे हैं और जुडिशरी अपना काम कर रही है, ठीक है। यूएसए में टू सेपरेशन ऑफ पावर है, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी अपना काम कर रही है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में हम प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो लेजिस्लेचर का एक तरीके से पार्ट है, वो यहीं से आ रहे हैं। तो इंडिया में कंप्लीट सेपरेशन भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लेजिस्लेचर में से ही तो निकल के आ रहे हैं एक तरीके से। तो हमारे यहाँ ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर भी नहीं है, ठीक है। और यूएसए में ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर है। सो अब एक अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसी के अंडर आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, हमने वो सारी चीजें देखी है। लेकिन कई बार आपने वर्ड सुना होगा ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दोनों वर्ड में डिफरेंट है, दोनों वर्ड एक ही नहीं है। उन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है? Constitutionalism is a political philosophy according to which affairs of the state must be carried in accordance with the provision of the constitution। मतलब state हमेशा constitution के according ही काम करेगा। Constitutionalism is a political philosophy according to which affairs of the state must be carried in accordance with the provision of the constitution। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एसेंशियली इनकॉर्पोरेट लिमिटेड गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ। क्योंकि गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे रूल करेगी, जब गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे रूल करती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के एज अ बेस पे रूल करती है, तो हम उसे बोलेंगे कि कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट हो रही है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हम क्या बोल सकते हैं? The concept of constitutionalism essentially incorporate limited government and rule of law। अब मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है दैट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। हमने फर्स्ट लेक्चर में इस चीज को डिस्कस किया था। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। So the concept of constitutionalism essentially incorporate limited government and rule of law। मतलब यहाँ पे लॉ सबसे बड़ा है, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी लॉ के अंडर ही आते हैं, जो एक ऑर्डिनरी इंसान है, जो एक पुअर पीपल है, वो भी लॉ के अंडर ही आता है। सब लॉ की नजर में इक्वल है। यहाँ पे रूल लॉ का है, ना कि किसी पर्सन का है। कंट्री में जो रूल है, कंट्री कैसे गवर्न हो रही है, कंट्री लॉ के बेसिस पे गवर्न हो रही है, ना कि किसी पर्सन से गवर्न हो रही है, ठीक है। ये भी क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट, इट डज नॉट मीन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज देयर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट, इट डज नॉट मीन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज देयर। अगर हम हिस्ट्री में देखें, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन क्या वहां पे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है? अगर आप थोड़ा सा पास में जाएंगे, मिलिट्री रूल हो जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस डज नॉट मीन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज देयर। हम ये नहीं बोल सकते कि जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक डिफरेंट चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में अच्छे से रूल हो, अच्छे से गवर्नमेंट अपना काम करे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे काम करे। द गवर्नमेंट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होगा। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी क्लियर है। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट वी कैन सी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। फंडामेंटल राइट्स, देखो हम लोगों की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाती है, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। जुडिशियल रिव्यू, अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करती है, गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को वायलेशन हो रहा है, तो क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी उस डिसीजन को रिव्यू करती है, उस डिसीजन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, उस डिसीजन को खत्म कर देती है। रूल ऑफ लॉ, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, हम सभी लोग लॉ के नजर में इक्वल है। हमने देखा था ना आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा था ना आर्टिकल 14 कौन सा है? आर्टिकल 14 डील विद द इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। इन अमेरिका सेपरेशन ऑफ पावर, भले ही मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ पूरी सेपरेशन नहीं है, बट स्टिल देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। इन अमेरिका वी कैन सी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, वहां पे भी फंडामेंटल राइट्स है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आपको ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स में समझा चुका हूं और अभी हम फिर से समझेंगे, एक बार उसको रिवीजन करेंगे ताकि जिससे जो लोग भूल गए होंगे उन्हें फिर से ध्यान आ गया होगा। अब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है। हमने क्या देखा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में? अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स है। वहाँ पे प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। वहाँ की पार्लियामेंट को हम बोलते हैं कांग्रेस, ठीक है। उसमें सेनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वहाँ का अमेंडमेंट प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट है, अभी तक सिर्फ 27 अमेंडमेंट हुए। वहाँ का जो जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो इतना ट्रांसपेरेंट है कि वहाँ पे जनरल पब्लिक भी पार्टिसिपेट करती है ना। सो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। वहां पे डुअल शिप वाली बात चलती है, 2 सिटीजनशिप वाली बात चलती है। वहां पे फेडरल गवर्नमेंट, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसका रीजन क्या है वो हम देख चुके हैं। और इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी हिस्टोरिकल कंडीशंस ने उस चीज को अलाउ नहीं किया है। आई होप आपको यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है और आपको यह भी पता होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे डिफरेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। अब हम यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इट इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो सिंगल डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कंट्री अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे गवर्न हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ भी हो रहा है, वहां पे कुछ पुराने कन्वेंशंस चल रहे आ रहे हैं, ठीक है। उन कन्वेंशंस के थ्रू गवर्नमेंट काम करती है। जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, ये वहां पे बहुत पहले से ही कन्वेंशन चल रहा था। और जैसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होंगी, ये पहले वहां पे कन्वेंशन चल रहे थे और उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन एक कोई पूरा सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है ना, एक बुक में हमें पता चल जाता है कि क्या क्या राइट्स है, कि डीपीएसपीज क्या है, ड्यूटीज क्या है, गवर्नमेंट को कैसे काम करना है, प्रेसिडेंट को कैसे काम करना है। वहां पे एज अ कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत स्कैटर्ड है और बेसिकली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वहां पे कभी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं गया था, वो तो कन्वेंशंस के बेसिस पे चीजें चल रही है। In UK, the constitution is flexible and incorporate the principle of continuity and development. ये चीज हम और पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है तो चीजें बदलती रहती है। वहां पे पार्लियामेंट आज की कंडीशन के हिसाब से एक्ट करती है। पार्लियामेंट वहां पे आज की कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करती है। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होता है, वहाँ की पार्लियामेंट इवॉल्व करती रहती है। इंडिया में क्यों नहीं है? मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया में इसलिए नहीं है। अगर इंडिया में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता तो सोचो क्या हाल होता। इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती ना, फिर वो मतलब उस 5 साल में इतना बुरा हाल कर देती देश का, क्योंकि इंडिया में वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इंडिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, कोई भी हो, रीजनल हो, नेशनल हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। सबको ये रहता है कि अगली बार चुनाव में बस मैं जीत जाऊँ, अगली बार चुनाव में मैं जीत जाऊँ। और अभी कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, उसके बावजूद इतना करप्शन होता है। सीबीआई है, कैग है, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस है ध्यान रखने के लिए। आप खुद ही सोचो, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, इतने सारी बॉडीज़ हैं जो चेक रख रही है कि करप्शन नहीं हो, ये वो, उसके बावजूद चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर इंडिया में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता तो क्या हाल होता? इसलिए इंडिया में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि जब चीज़ें इवॉल्व होती हैं, जब सोसाइटी एक पीक पे पहुँच जाती है, जब लोग मैच्योर हो जाते हैं, तब नहीं होता तो कोई बात नहीं। अभी जैसे यूके में क्या है, यूके में पीपल मैच्योर है। अगर वहाँ पे कोई गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन लेके आ जाती है जो लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट करता है तो पीपल प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ वैसे भी अभी पीपल्स के पास में एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी ही नहीं है, एजुकेशन की बात छोड़ो, लिटरेसी ही नहीं है। तो अगर हमारे यहाँ गवर्नमेंट कुछ करेगी, कुछ तो जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, तो उन लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि सरकार क्या कर रही है। उन्हें तो सरकार ऐसे ही मूर्ख बना देगी। हमारे यहाँ फेक न्यूज़ का सिलसिला है, पेड न्यूज़ का सिलसिला है, ये सारी चीज़ें हो और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो तो इंडिया का कितना बुरा मतलब हाल होगा। लेकिन यूएसए में क्या है, सिविल सोसाइटी मैच्योर है, एनजीओज, लोग, सिविल सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें मैच्योर है, इसलिए वहाँ सरकार भी बहुत अच्छे से काम करती है। In UK there is an unwritten constitution. Unwritten constitution मतलब क्या होगा? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। मतलब पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया वो सुप्रीम है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, एकदम लिमिटेड है जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं। तो पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है
वो एक तरीके से सही है, वहां पे पार्लियामेंट के थ्रू ही तो कंट्री गवर्न हो रही है ना, पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया उस लॉ के अकॉर्डिंग ही कंट्री गवर्न हो रही है, इसलिए जुडिशियल रिव्यू भी क्या है, लिमिटेड है। जब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है तब जुडिशियल रिव्यू भी लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, अब हम यहां का फेडरलिज्म देखते हैं। देयर इज अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर इज बाय कैमरल इन नेचर। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल नहीं है। और वहां का जो जैसे हमारा है ना राज्यसभा लोकसभा, लेकिन वहां भी दो हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक ये पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है कि जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, जहां जहां सिंगल गवर्नमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है, यहाँ सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, सिंगल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर यहाँ सिंगल गवर्नमेंट है तो जहां जहां सिंगल गवर्नमेंट होती है ना, वहाँ हमेशा एक ही हाउस होता है, क्योंकि हम हमेशा दूसरे हाउस में देखते हैं, जो दूसरा हाउस जो होता है पार्लियामेंट का, उसमें हम देखते हैं कि एक तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिसको पीपल डायरेक्टली चूज करते हैं, और जो दूसरा हाउस होता है वहाँ पे स्टेट के लोग आते हैं। यूएसए में भी वही था, सेनेट क्या था, सेनेट हाउस ऑफ द स्टेट ही समझो एक तरीके से, है ना, वहाँ की राज्यसभा ही समझो, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अलग था। और इंडिया में क्या है, राज्यसभा में लोग कैसे इलेक्ट होते हैं, हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग वहां पे जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करती है और वो राज्यसभा में जाते हैं। और लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो वैसे ही यूके में है, यूके में क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, ये है लोअर हाउस, ये वहां की लोकसभा है, और ये वहां का राज्यसभा, आप ऐसा ही समझ लीजिए, ये वहां की लोकसभा हो गई और ये वहां का राज्यसभा है। ठीक, तो अब आप बोलेंगे कि सर अभी आपने बोला कि जहां सिंगल गवर्नमेंट होती है, जहां स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, वहां हमेशा एक ही ऑर्गन होता है, दूसरा ऑर्गन नहीं होता है। ये एक फैक्ट है कि जहां एक ही गवर्नमेंट होगी वहां सिर्फ एक ही हाउस होता है, दूसरा हाउस नहीं होता है। फिर आप बोलेंगे कि सर लेकिन यूके में तो दो हाउसेज हैं, आप तो अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से हैं। यहाँ पे मिडिवल टाइम में है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मतलब यहाँ पे एक हाउस था, कुछ लोग थे, वो लोग मिडिवल टाइम में क्वीन को या उन लोगों को गाइड करते थे, उन लोगों को बताते थे कि क्या करना है, आगे कैसे डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे ये नॉमिनेटेड लोग रहते हैं, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे हिस्टोरिकल रीजन की वजह से दो हाउसेज हैं। हमें एकदम डिटेल में नहीं जाना है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में कि वहाँ ऐसा क्यों है, कैसे अपॉइंट हो रहा है, हमें उसमें नहीं जाना है। मैं तो बस आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। इस फैक्ट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे सिंगल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहाँ पे हमेशा एक ही हाउस होता है पार्लियामेंट का, डुअल हाउस नहीं होते। लेकिन यूके में है क्योंकि हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से यूके में दो हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट है, ठीक है। और वहां की लोकसभा क्या है, वहां की लोकसभा हो गई हाउस ऑफ कॉमन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट एन इनेक्टेड वन, जो कि मैंने आपको बताया कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो रहा है। वहां पे पार्लियामेंट आज की सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से लॉ बनाती है, वो ये नहीं देखती कि पास्ट में क्या हुआ, अब क्या नहीं, आज की सर्कमस्टेंसेस क्या बोल रही है उस हिसाब से लॉ बनाती। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक इवॉल्व है, अभी भी इवॉल्व हो रहा है। पार्लियामेंट आज की सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वहां पे लॉ बना रही है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप सभी को। देन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इंडिया में है। एक तरीके से देखो, इनडायरेक्टली देखो तो यूके में भी है, लेकिन यूके में हम रूल ऑफ लॉ ही बोलेंगे कि वहां लॉ का रूल है। यूके के लिए ज्यादा अच्छा वर्ड होगा रूल ऑफ लॉ, कि वहां लॉ का रूल है। लॉ की नजर में सारे लोग, लॉ की नजर में सब लोग एक जैसे हैं, ठीक है। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, हम इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट से ही समझते हैं कि इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ। ओरिजिनली प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, ठीक है। ये हमने आर्टिकल किस में पढ़ा था, आर्टिकल 21 में पढ़ा था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। और इट जुडिशियल रिव्यू डिक्रीजेस, जुडिशियल रिव्यू डिक्रीज कहां पे होता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होता क्या है, एक क्विक रिवीजन फिर से देखते हैं। हम लोग आर्टिकल 21 के लेक्चर में इसको कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार क्विक ग्लिम्स देखते हैं कि क्या देखा था। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में ये होता है कि पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बना दिया है, पार्लियामेंट ने किसी
प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट ने एक प्रोसीजर से लॉ बना दिया है तो वो लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा, फिर उसमें जुडिशरी इंटरवीन नहीं करेगी, क्योंकि जुडिशरी ने देख लिया कि पार्लियामेंट ने एक प्रोसेस से लॉ बनाया है और पार्लियामेंट अल्टीमेटली रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। तो पार्लियामेंट ने इस प्रोसीजर से लॉ बनाया है, अब ये लॉ प्रिवेल करेगा और जुडिशरी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये होता है कि यहाँ पे जुडिशरी देखती है कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है, पार्लियामेंट ने जिस प्रोसीजर के थ्रू लॉ बनाया है, क्या वो प्रोसीजर सही था या गलत था, क्या जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है क्या वो आज की सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ठीक है, क्या जो उसमें पनिशमेंट वगैरह है वो सब ठीक है नहीं है, जो लॉ बनना था, जो लॉ बनाया है, क्या उस लॉ की इंडिया को ज़रूरत थी या नहीं थी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में वो उस पूरे प्रोसीजर को भी चेक करते हैं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में एक तरीके से देखो तो ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। जुडिशियल रिव्यू इंक्रीजेस प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में क्या है कि पार्लियामेंट ने अगर लॉ बना दिया है, पार्लियामेंट हैज मेड अ लॉ थ्रू अ प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल, अगर पार्लियामेंट ने सोच लिया है कि किसी ने चोरी की, एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने चोरी की है तो उसको 10 साल की सजा होगी, तो पार्लियामेंट ने एक प्रोसीजर के थ्रू लॉ बनाया है। पार्लियामेंट बिल लेके आई, वहां पे मिनिस्टर्स एक बिल लेके आए और उस बिल पे सबने वोट किया और वो लॉ बन गया। सो एक प्रोसीजर से लॉ बनाना कि किसी ने भी चोरी की तो उसे 10 साल की सजा मिलेगी। तो ये हो गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होगा? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशरी बोलेगी नहीं, आप हमें देखना है कि आपने किस बेसिस पे वो लॉ बनाया है, हमें देखना है कि जो आपने प्रोसीजर जो अपनाया है क्या वो प्रोसीजर सही है कि नहीं है। जुडिशरी ये देखेगी कि क्या चोरी की 10 साल की सजा होनी चाहिए, फिर जुडिशरी बोल देगी कि नहीं, चोरी की 10 साल की सजा नहीं होनी चाहिए, इसे आप कम करो, हम इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। तो जुडिशरी उस लॉ में भी इंटरफेयर करती है। और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में क्या होता है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है तो जुडिशरी फिर उसमें इंटरफेयर नहीं करती है, क्योंकि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, पार्लियामेंट ने एक प्रोसीजर से लॉ बनाया है, कोई हवा में तो नहीं बना दिया है, एक प्रोसीजर से बनाया है, तो जुडिशरी उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशरी इंटरफेयर करती है। सो कि हम यूके में देख सकते हैं, ये यूएसए में, ओरिजिनली प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली प्रेजेंट इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू डिक्रीजेस, आपको पता ही है क्यों, और यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू इंक्रीजेस, इसका रीजन भी आपको पता है। फिर प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ का हमने कौन सा केस देखा था, यहाँ पे मैंने दोनों साइड इंडियन केस मेंशन किए। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में, स्टेट ऑफ मद्रास में जुडिशरी का स्टैंड क्या था? जुडिशरी ने बोला कि हाँ भैया कि प्रोसीजर, एक प्रोसीजर से लॉ बनाया है तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, हम उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। लेकिन मेनका गांधी केस में हमने क्या देखा? मेनका गांधी केस में जुडिशरी ने क्या बोला? इंडियन जुडिशरी ने क्या बोला? मेनका गांधी केस में इंडियन जुडिशरी ने बोला कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के अंडर ही आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के अंदर ही आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर किसी को इसमें अभी भी डाउट हो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, तो आप लोग प्लीज जो आर्टिकल 21 का जो लेक्चर है उसको आप लोग फिर से रिवाइज कीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। सो आपको ये क्लियर है, ये अमेरिका में है, ये इंडिया में है, ये वाली चीज भी आपको क्लियर है। नाउ पोजीशन इन फ्रांस। अब मैंने फ्रांस का एक छोटा सा हमने ग्लिम्स देखा है कि फ्रांस में क्या है, फ्रांस में कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है। इन फ्रांस देयर इज अ लिमिटेड पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इन फ्रांस देयर इज अ लिमिटेड पार्लियामेंट limited with respect to political executive. Parliament can make laws on those subjects which have been mentioned in the constitution. Parliament सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, एंड ऑन द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट एग्जीक्यूटिव कैन मेक लॉस बाय मेयरली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन नहीं है उन पे एग्जीक्यूटिव लॉज बना सकते हैं बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ओनली, ठीक है। यूके में आपको ये भी पता है ना कि यूके की गवर्नमेंट भी इंडियन गवर्नमेंट जैसी है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं पार्लियामेंट के टूवर्ड्स। वहाँ के मोनार्क क्या है? वहाँ के मोनार्क क्या है? हेरिडिटरी हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या है? इलेक्टेड हैं। लेकिन वहाँ के मोनार्क का काम भी यही रहता है, एसेंट देने का, बिल को एसेंट देने का। और हमारे प्रेसिडेंट का काम भी यही है। वहाँ के मोनार्क भी एक तरीके से देखो तो वहाँ के मोनार्क एक नॉमिनल हेड ही है, मतलब
वहाँ के मोनार्क और हमारे प्रेसिडेंट दोनों की लगभग लगभग पावर सेम ही है, बस ये है कि वहाँ पे मोनार्क जो है वो है हेरिडिटरी और हमारे यहाँ इलेक्टेड है, हमारे यहाँ रिपब्लिक है। ठीक है, रिपब्लिक वाला कॉन्सेप्ट प्रीएम्बल में देखा था। अब पॉलिटिकल साइंस में चीजें लिंक होने लग गई है कि कैसे फर्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर से मिल रहा है। जो हम डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं ना, मैंने आपको बताई थी डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कि कैसे एक तार दूसरे तार से लिंक हो रहा है, वैसे ही अब हमारे लेक्चर्स भी हो रहे हैं कि कैसे एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से लिंक हो रहा है, कैसे फर्स्ट लेक्चर आज के लेक्चर से लिंक हो रहा है। सो आप सभी चीजों को रिवाइज कीजिए अच्छे से, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपी, तभी आप पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। In USA, Japan, India, the constitution is considered as the highest law of the land. In USA, Japan, India, the constitution is considered as the highest law of the land and supremacy of the constitution. हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ना ही प्राइम मिनिस्टर है, ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी लॉ वही है और हमारे लिए भी लॉ वही है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो उनको भी वही सजा मिलेगी, मैंने कोई क्राइम किया है तो मुझे भी वही सजा मिलेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे गवर्न हो रहे हैं। ठीक है, In USA, Japan, India, the constitution is considered as the highest law of the land and the supremacy of the constitution. The Supreme Court act as a guardian of the constitution. अब सुप्रीम कोर्ट क्या है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे? जुडिशियल रिव्यू, PIL, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट देखती है कि पार्लियामेंट की पावर कैसी है। ठीक है, पार्लियामेंट उसको आर्बिट्रेटली तो अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर रही, पार्लियामेंट कोई अनलॉफुल मतलब कोई गलत लॉ तो नहीं लेके आ रही। ये सारी चीजें का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट चेक कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट भी एक क्वेश्चन मार्क है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट भी एक तरीके से एक क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज जजेस आर अपॉइंटिंग देमसेल्फ। हमने ये इंडियन फिनोमिना में या इंडियन कॉन्सेप्ट में हमने इसे देखा था। ये बेसिकली कि प्रीलिम्स के लिए मैंने आपके लिए बनाया है, इट इज नॉट फ्रॉम पोजिशन इन फ्रांस, ये चीज नहीं है। ठीक है, थिंग्स बोरोड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से कौन कौन सी चीजें ली है? यूके से हमने क्या लिया है? एक क्विक रीड देखते हैं, मैं क्विक रीड करता हूँ कि हमने कहाँ से कौन कौन सी चीजें बोरो की है। फ्रॉम यूके, नॉमिनल हेड लाइक प्रेसिडेंट, क्वीन, कैबिनेट मिनिस्टर्स, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बाइकैमरल पार्लियामेंट, लोअर हाउस मोर पावरफुल। हमारी लोकसभा ज्यादा पावरफुल है ना कंपेयर टू राज्यसभा। ये हम नहीं समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट, तो इसे हम पार्लियामेंट में कवर करने वाले हैं, क्योंकि अब टॉपिक्स यही होंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, यही सारे टॉपिक्स हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, स्पीकर इन द लोकसभा, ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली है? ये सारी चीजें हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। फिर यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट एंड ही इज बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, प्रोविजन ऑफ द स्टेट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, प्रीएम्बल, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। प्रीएम्बल भी हमने कहां से लिया है? वहीं से लिया है। फंडामेंटल राइट्स भी कहां से लिए? यूएसए से लिया है। यूएसएसआर से क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 ईयर प्लान, जो कि प्लानिंग कमीशन बनाता था, लेकिन अब नीति आयोग आ गई है तो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं उस चीज में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट ली है। 3 लिस्ट होती ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। फिर हमने जापान से क्या लिया है? लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस। जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। कनाडा से हमने स्कीम्स ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये जो है ना स्कीम ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से बोरो किया है। जो हम बात कर रहे थे यूनिटरी फेडरलिज्म या क्वाजी फेडरलिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड प्लेसिंग रेसिडेंसी पावर विद द सेंटर। फ्रॉम आयरलैंड, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर इन द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। सो हमने बेसिकली किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीजें ली है वो हमने इस सारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा है, इस पूरे लेक्चर में देखा है कि हमने कौन कौन सी कंट्री से कौन कौन सी चीजें ली है। आई होप
आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बेसिकली यूएसए और यूके से कंपेयर करके देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमने उससे कंपेयर किया था यूएसए का कैसा है, यूके का कैसा है, कौन कौन से फीचर्स मिल रहे हैं, कौन कौन से फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। फिर हमने ये देखा था कि हमने कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें बोरो की है। सो बेसिकली हमने ये सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि हमने कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया है विथ मेजर पावर्स। अब हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि यूपीएससी पूछेगी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पाकिस्तान का क्या है, ये नहीं होगा। जो एकदम बेसिक्स हैं, जो एकदम इंपॉर्टेंट है, जो मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी पूछती है। जैसे यूपीएससी ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्वेश्चन था, वो पूछा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंपॉर्टेंट है। हमने वो सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर ली है और इसके लिए आपको किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।